टीवी किसान, बदलते भारत की शान। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उत्तराखंड के देहरादून में लगभग 18,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 18 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के किसान सिर्फ अन्नदाता ही नहीं बल्कि बनेंगे ऊर्जादाता भी। वर्तमान वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में भारत की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात में 13% की वृद्धि। निर्यात नवंबर 2020 में $11,671 मिलियन से बढ़कर अप्रैल से नवंबर 2021 में हुआ $13,261 मिलियन। महाराष्ट्र के किसानों पर आफत बनकर टूटी बेमौसम बारिश। सोलापुर के प्याज किसानों को उठाना पड़ रहा है बड़ा आर्थिक नुकसान। लागत निकलना भी हो रही है मुश्किल। और जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के बिजबेहरा में सरकार की मदद से मछुआरा समुदाय के खिले चेहरे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरा समुदाय विभाग मछली पालकों के लिए कम लागत वाले घर बनाने में कर रहा है मदद। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उत्तराखंड देहरादून में करीब 18,000 करोड़ रुपए की लागत से 18 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसमें ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन से देहरादून तक दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 7 अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इसमें एशिया का सबसे बड़ा 12 किलोमीटर का वन्य जीव एलिवेटेड गलियारा भी शामिल है, जहां पशुओं का निर्बाध आवागमन हो पाएगा। देहरादून में दांत काली मंदिर के पास 340 मीटर लंबी सुरंग बनने से वन्य जीव पर इसका असर कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा वाहनों से पशुओं की टक्कर रोकने के लिए गणेशपुर देहरादून खंड पर पशुओं के आवागमन के लिए कई मार्ग बनाए जाएंगे।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के किसान सिर्फ अन्नदाता ही नहीं, ऊर्जादाता भी बनेंगे। जो हमारा अन्नदाता है वो ऊर्जादाता भी बने, तो इसके लिए हम खेत के किनारे मेड़ पर सोलर पैनल लगाने की कुसुम योजना लेकर के आए। इससे किसान को खेत में ही बिजली पैदा करने की सुविधा हुई। ना तो हमने किसान को किसी पर आश्रित किया और ना ही उसके मन में ये भाव आया कि मैं मुफ्त की बिजली ले रहा हूं। और इस प्रयास में भी उसको बिजली भी मिली और देश पर भी भार नहीं आया और वो एक तरह से आत्मनिर्भर बना। और ये योजना देश के कई जगह पे हमारे किसानों ने लागू की है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अत्याधुनिक सुगंध योगशाला केंद्र का भी उद्घाटन किया और कहा कि यह केंद्र सुगंधित पौधों की अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्मों के विकास पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। उत्तराखंड में औषधीय गुण वाली जो जड़ी बूटियां हैं, जो प्राकृतिक उत्पाद है, उनकी मांग दुनिया भर में है। अभी उत्तराखंड के इस सामर्थ्य का भी पूरा उपयोग नहीं हो सका है। अब जो आधुनिक इत्र और सुगंध प्रयोगशाला बनी है, वो उत्तराखंड के सामर्थ्य को और बढ़ाएगी। भाइयों और बहनों, हमारे पहाड़, हमारी संस्कृति, हमारी आस्था के गढ़ तो है ही, ये हमारे देश की सुरक्षा के भी कीले हैं। पहाड़ों में रहने वालों का जीवन सुगम बनाना देश की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एशिया का सबसे बड़ा 12 किलोमीटर का वन्य जीव एलिवेटेड गलियारा भी बनाया जाएगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर्यावरण सुरक्षा के साथ, विकास के साथ हमारे विकास के मॉडल का भी प्रमाण होगा। इसमें एक तरफ उद्योगों का कॉरिडोर होगा, तो इसमें एशिया का सबसे बड़ा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बनेगा। ये कॉरिडोर यातायात तो सरल करेगा ही, जंगली जीवों को भी सुरक्षित आने जाने में मदद करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि जल जीवन मिशन से उत्तराखंड की माताओं और बहनों को भी लाभ पहुंचा है। उत्तराखंड में 1.25 लाख घरों में नल से जल पहुंचता था। आज 7.5 लाख से भी अधिक घरों में नल से जल पहुंच रहा है। अब घर में किचन तक नल से जल आए हैं, तो ये माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद देगी कि नहीं देगी? हम सबको आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे? नल से जल आता है तो माताओं बहनों का कष्ट दूर होता है कि नहीं होता है? उनको सुविधा मिलती है कि नहीं मिलती है? और ये काम जल जीवन मिशन शुरू होने के 2 साल के भीतर भीतर हमने कर दिया है। इसका बहुत बड़ा लाभ उत्तराखंड की माताओं को, बहनों को, यहां की महिलाओं को हुआ है। चलिए बात करते हैं खाद्य प्रसंस्करण की। वर्तमान वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में भारत के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात में 13% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी अवधि की अपेक्षा उत्पादों का निर्यात का दायरा अप्रैल से नवंबर 2020 में $11,671 मिलियन से बढ़ाकर अप्रैल-नवंबर 2021 में $13,261 मिलियन का हो गया है। 2021-22 में प्राधिकरण के अंतर्गत उत्पादों के निर्यात का लक्ष्य
$23,713 मिलियन रहा है। और अब बात करते हैं बदलते मौसम की। बेमौसम बारिश किसानों पर आफत बनकर टूटी है। महाराष्ट्र में बेमौसम बरसात की वजह से सोलापुर के प्याज किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक प्याज किसान ने बताया कि बेमौसम बारिश की वजह से किसान की लागत निकलना भी मुश्किल हो रहा है। अगर अभी के हालात देखें तो प्याज सोलापुर से दूसरे गांव तक भी नहीं पहुंच सकता है। बारिश की वजह से माल का बहुत बड़ा नुकसान होगा। किसान भी और व्यापारी दोनों भी संकट में आ गए हैं। इसकी वजह है कि अवकाली जो बारिश आने से यानी क्या इतना बेकार माल के हाथ को प्याज को हाथ लगाएंगे तो उसकी 2 दिन का प्याज में हाथ में से बात नहीं निकल जाएंगे, क्योंकि इतने बेकार माल आए। और नए माल की पोजीशन 300 रुपये से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपये क्विंटल तक है भाव है। अच्छा माल बहुत कम आ रहा है। और पुराना जो 3000 3200 रुपये जो प्याज बिक रही है वो पुराना स्टॉक है। कम से कम 6 महीने पहले का माल है और वो भी स्टॉक ज़्यादा नहीं है। ये महीना 15 दिन ये महीना भर चलेगा पुराना माल का स्टॉक। अगर ऐसे हालात रहेंगे, अगर बारिश होगी तो प्याज का भाव कहाँ पर पहुँचेगा इसका अंदाज़ा कोई लगा सकता नहीं, क्योंकि बारिश के ऊपर डिपेंड है कि आने वाले दिसंबर के महीने में बहुत बारिश है महाराष्ट्र में, ऐसा बता रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर प्याज की ज़्यादातर फसल महाराष्ट्र की होती है, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होने का अंदाज़ा है। और प्याज व्यापारी भी इस बेमौसम बरसात को प्याज के लिए बड़ा खतरा मान रहे हैं। बारिश के चलते किसानों का बड़े पैमाने पर यहाँ पर नुकसान हुआ है। बारिश में भीगा हुआ माल अगर मार्केट में आता है तो आज भी वो माल जो ना 100 रुपये से लेकर 300-400 रुपये के दाम में बिक्री हो रहा है, जिसके चलते किसान को ये रेट में जो ना इनकम बिल्कुल भी जो ना इसका मुबदला नहीं मिलने जैसी परिस्थिति यहाँ पर निर्माण हुई है। और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के बिजबेहरा में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जम्मू कश्मीर का मछुआरा विभाग मछुआरा समुदाय के लिए कम लागत वाले घर बनाने में मदद कर रहा है। जिला फिशर्स के डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि मछुआरा समुदाय की मदद के लिए केंद्र सरकार ने ये योजना शुरू की थी और इसका फायदा मछुआरा समुदाय को मिल रहा है। फिशरमैन कम्युनिटी जो होती है, जो हमारे डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड होते हैं, तो चूँकि ये सोशली इकोनॉमिकली बड़े बैकवर्ड होते हैं और इनकी ज़िंदगी मतलब कसम पुलसी की हालत में ये गुजारते हैं, तो इनके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम रखी है हाउसिंग स्कीम। इस हाउसिंग स्कीम में हम देखते हैं कि ये हाउसलेस फिशरमैन के लिए है जो रजिस्टर्ड होता है डिपार्टमेंट से, ये उसके लिए स्कीम बनी है। इसमें हम 1,30,000 देते हैं। इसमें 90% सेंट्रल शेयर होता है और 10% स्टेट शेयर होता है, जाके मतलब सेंट्रल शेयर बनता है 1,17,000 और स्टेट शेयर बनता है 13,000। और एक मछुआरे रियाज अहमद डार ने बताया कि सरकार की मदद से वो टीन शेड से निकलकर पक्के घर में आ गए हैं। अभी तक मैं टीन शेड में रहता था, मेरे बच्चे सफ़र कर रहे थे, मैं भी खुद सफ़र कर रहा था। मैं इसी महिगीर हूँ, लाइसेंस होल्डर हूँ, तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ सबसे पहले इंडिया गवर्नमेंट का जिसने मुझे ये मकान दिया है, और मैं इससे साथ भी शुक्रगुज़ार हूँ फिशरीज डिपार्टमेंट का जिसने मुझे मकान दिया है। मुझे ये मकान इन्होंने दिया है और 1,30,000 रुपये इन्होंने दिया है। इससे मुझे बहुत बड़ी मदद मिलेगी ताकि मैं भी मकान में रह सकता हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भोपाल के शासकीय गुलाब उद्यान में गुलदाउदी फूलों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी में गुलदाउदी के 50 किस्मों के 1,000 से ज़्यादा पौधे रखे गए हैं। बड़ी संख्या में लोग उद्यान आ रहे हैं और फूलों की खुशबू और सुंदरता का आनंद ले रहे हैं। मध्य प्रदेश की रोज सोसाइटी के अध्यक्ष ने बताया कि लोग खूब रुचि दिखा रहे हैं और हमसे फूलों के बारे में जानकारी भी ले रहे हैं। मध्य प्रदेश रोज सोसाइटी जो है पिछले 8 वर्षों से गुलदाउदी की प्रदर्शनी आयोजित करती जा रही है, क्योंकि गुलदाउदी की प्रदर्शनी यहाँ पहले कई सालों पहले होती थी और सीपीए करता था, लेकिन 15 साल पहले तक ये होती थी, उसके बाद से बंद हो गई थी। तो यहाँ सिर्फ वेणी वाली ही गुलदाउदी आती थी जो सफ़ेद और पीले कलर में आती थी, उसके अलावा फूल सब लोग भूल गए थे। उसी को ध्यान में रखते हुए 7 साल पहले हमने इसको शुरू किया था। सिर्फ पिछला साल छोड़ के हर साल हम लोग आयोजित करते जा रहे हैं। इस साल भी होगी या नहीं होगी ये बड़ा सवाल था, फिर भी हम हिम्मत नहीं आ रहे और हमने कहा जैसी भी होगी चाहे कम गुलदाउदी आए,
पर हम इस साल प्रदर्शनी जरूर करेंगे। इस प्रदर्शनी की सबसे खास बात यह है कि हर साल यहाँ पर आपको नई नई वैरायटीज़ मिलेंगी। यदि आप इस प्रदर्शनी को ठीक से देखें तो केवल गुलदाउदी नहीं, गुलदाउदी की जो ब्रांड्स हैं, अलग अलग ब्रांड्स हैं, जैसे एक मॉस्किटो फॉर्म में है, एक ज़्यादा घना हुआ फूल है, तो इस तरह से डिफरेंट बहुत सुंदर पौधे हैं। और अच्छी बात ये होती है कि बाजू में आपको वो पौधे अवेलेबल भी हैं, अगर आप लगाना चाहें तो आप घर के लिए भी उसको ले जा सकते हैं। तो हम लोग देखते भी हैं और उसको घर पे भी लेके जाते हैं और उसको लगाते भी हैं। तो इस तरह से इट इज़ समथिंग विच वी कैन गो नियर टू द नेचर एंड वी कैन फील नेचर वेरी वेल। बहुत सी वैरायटी के फ्लावर्स एंड प्लांट्स हैं वहाँ पर। एक अभी हमने देखा है मॉस्किटो पैटर्न का है। इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारे जो लेमन और बहुत सारे अलग से प्लांट्स भी वहाँ पर अवेलेबल हैं और फ्लावर्स की बहुत सी वैरायटी हैं जिनके कलर बहुत ब्यूटीफुल हैं। प्लस जो यहाँ के प्लांट्स रहते हैं वो बहुत अच्छे से बहुत जल्दी लग जाते हैं और पूरे 12 महीने उनमें फ्लावर्स आते हैं। तो इस प्रदर्शनी की और यहाँ के प्लांट की ये स्पेशलिटी है। हम लोग कई बार यहाँ से ले गए, जबकि हम कहीं और से परचेस करते हैं तो वो प्लांट्स उतने अच्छे से लग नहीं पाते, लेकिन यहाँ के प्लांट्स बहुत अच्छे से लग जाते हैं। यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और इतना अच्छा वेदर है और फूलों के पास तो हर किसी को अच्छा लगता है और बहुत कलरफुल चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही हैं, तो आइस को भी बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि देश की अलग अलग अनाज मंडियों में अनाज का क्या क्या है भाव। तिल की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 3 दिसंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में रबी तिल की बुआई 15,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 18,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं कुल तिलहनी फसलों की बुआई चालू रबी सीजन में बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अब तक तिलहन किसानों ने 83,65,000 हेक्टेयर में तिलहन की खेती कर ली है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 64,73,000 हेक्टेयर ही रहा था। वहीं इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सामान्य बनी हुई है। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग मार्केट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 3 दिसंबर को सफेद तिल का भाव रहा 9,830 रुपए। 4 दिसंबर को इसके भाव में 775 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 9,055 रुपए पर आ गया। हालांकि राज्य की ही मोरबी मंडी में इस दौरान सफेद तिल के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 3 दिसंबर को सफेद तिल का भाव था 8,440 रुपए। 4 दिसंबर को इसके भाव में 995 रुपए का भारी उछाल आया और भाव 9,435 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं राजकोट मंडी में सफेद और काले तिल के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 3 दिसंबर को काले तिल का भाव रहा 10,750 रुपए। 4 दिसंबर को इसके भाव में 875 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 9,875 रुपए। जबकि राजकोट मंडी में इस दौरान 3 दिसंबर को सफेद तिल का भाव था 11,850 रुपए। 4 दिसंबर को इसके सौदे 350 रुपए लुढ़क कर 11,500 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में तिल के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 3 दिसंबर को तिल का भाव रहा 9,820 रुपए। 4 दिसंबर को इसके भाव में 30 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 9,850 रुपए। इसी तरह राजस्थान की मालपुरा मंडी में 30 नवंबर को तिल का भाव रहा 9,850 रुपए। 4 दिसंबर को इसके सौदों में 850 रुपए का उछाल आया और भाव 10,700 रुपए पर जा पहुंचा। दलहनी किसानों ने रबी सीजन के चलते मसूर की बुआई करना शुरू कर दिया है। रबी मसूर का रकबा बीते साल से 55,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 3 दिसंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार मसूर की कुल बुआई 13,03,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 12,48,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं देश में होने वाले दालों के आयात में बीते साल के मुकाबले इजाफा हुआ है। साल 2021-22 के अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान दालों के आयात में 10% की बढ़त देखने को मिली है।
साल 2020-21 के अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान देश में दालों का आयात 13,87,913 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान दालों के निर्यात में 1,23,234 टन की बढ़ोतरी हुई और आयात 15,11,147 टन के पार पहुंच गया। मसूर के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग मार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में 3 दिसंबर को मसूर का भाव था 6,650 रुपए। 4 दिसंबर को इसके भाव में 10 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 6,660 रुपए। वहीं राज्य की ही बरेली मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मसूर के भाव स्थिर रहे। यहां 3 और 4 दिसंबर को मसूर 6,775 रुपए पर बिकी। हालांकि महोबा मंडी में मसूर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 3 दिसंबर को मसूर का भाव रहा 7,060 रुपए। 4 दिसंबर को इसके सौदे 10 रुपए टूटकर 7,050 रुपए पर हुए, जबकि लखीमपुर मंडी में 3 दिसंबर को मसूर का भाव था 5,915 रुपए। 4 दिसंबर को इसके भाव में 5 रुपए की बढ़त हुई और भाव 5,920 रुपए पर जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मसूर के भाव की बात करें तो करवी मंडी में मसूर का भाव रहा 7,065 रुपए। महरौनी मंडी में भाव रहा 6,100 रुपए। शामली मंडी में मसूर 7,835 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य के उतरौला मंडी में इस दौरान मसूर के सौदे 7,500 रुपए पर हुए। बता दें कि कृषि मंत्रालय के साल 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर दलहन की पैदावार साल 2021-22 के दौरान अच्छी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल दलहन उपज 9.45 मिलियन टन अनुमानित है। ये 8.06 मिलियन टन की औसत दलहन की पैदावार की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। और अब बात मौसमी खेती की ओर देखते हैं कि इस मौसम में किसान अपनी फसलों का कैसे रखे ध्यान। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। बाजार में बेबी कॉर्न की काफी मांग है। ये अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशिया में काफी मशहूर है। अब भारत के शहरी इलाकों में भी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, चूँकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में 1 बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है।
दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबीकॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबीकॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक भंडार करके रखा भी जा सकता है। छत्तीसगढ़ में धान की कटाई करें। धान के खेत में पर्याप्त नमी बनाएं। किसान गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें या लोबिया की बुआई भी कर सकते हैं। अभी सरसों के खेत में सिंचाई करते रहें। छत्तीसगढ़ के किसान टमाटर की रोपाई करें। साथ ही लाल मिर्च की रोपाई करने का उचित समय है। इसके अलावा प्याज की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। किसान आलू की बुआई कर सकते हैं, वहाँ मटर की बुआई करते रहें। यही कुसुम की खेती भी कर सकते हैं। इस समय मूंग की खेती भी कर लें। छत्तीसगढ़ में फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई कर सकते हैं। गुजरात में कपास की चुनाई करें। कपास के खेत में सिंचाई कर लें। किसान मक्के की बुआई करते रहें। मक्के के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध कर सकते हैं। यहाँ अरहर के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था कर लें। इसके साथ ही मूंग की बुआई करें। वहीं टमाटर के खेत में निराई करते रहें। गुजरात के किसान बैंगन के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर लें। बैंगन के खेत में निराई कर लें। बैंगन के खेत में सिंचाई भी कर सकते हैं। किसान केले के बागों से पानी की निकासी का उचित प्रबंध कर लें। तो इन्हीं खबरों के साथ किसान समाचार में अभी बस इतना ही। नमस्कार। तापमान, पर्यटन स्थलों पर मौसम की हो चाल या देश में हो हवा की गुणवत्ता का